अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हुसैन आ रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। आने वाले माली साल के लिए तैयार करदा वो मालियाती मनसूबा होता है जिसमें तखमीनशुदा आमदनी व अखराजात की तफसीलात पेश, जबकि मुख्तलिफ अशिया व सेक्टर्स पर नए टैक्सेस आयद करने, पुराने टैक्सेस में छूट या फिर उनमें मज़ीद इजाफे का ऐलान किया जाता है। मौजूदा वफाकी हुकूमत अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। माली साल बराह 2026-27 का बजट आइंदा चंद रोज़ में पेश हो जाएगा। जैसे जैसे बजट की तारीख करीब आ रही है, मुआशी मुश्किलात में घिरे मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले करोड़ों ख़ानदान हों या फिर टैक्स दहंदा तनख्वाहदार तबका या फिर मुल्क की मईशत को रवां दवां रखने के लिए अपना किरदार अदा करने वाले सनतकार हों, कारोबारी अफराद हों या ताजिर बिरादरी, सभी इस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि IMF की डिक्टेशन पर तैयार होने वाले इस बजट में मज़ीद नए टैक्सेस नाफिज करने और पुराने टैक्सेस में मुमकिना इजाफे की बाज़गश्त हो रही है। आने वाला जो बजट है वो कितना अवाम दोस्त और ताजिर दोस्त होगा, ये तो आइंदा चंद रोज़ में वाज़ेह हो ही जाएगा। अवाम ने आने वाले बजट में वफाकी हुकूमत से क्या उम्मीदें बांध रखी हैं और उनकी क्या तवक्कुआत हैं। इसी तरह जो कारोबारी अफराद हैं, सनतकार हैं, ताजिर हैं, उनके इस बजट के हवाले से क्या खदशात हैं, ये आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए तो प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। मुल्क की मईशत को रवां रखने में जहाँ जो दीगर सेक्टर्स हैं, सनतें हैं, उनका किरदार है, तो वहीं एक अहम तरीन जो सेक्टर है जिसे इंडस्ट्री का दर्जा हासिल है, रियल इस्टेट सेक्टर, उसका भी कुछ मसाइल हैं जिन्हें जो है वो हल करने के लिए हुकूमत की तरफ जो रियल इस्टेट सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं वो देख रहे हैं और उनकी भी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि आइंदा जो माली साल का बजट जो है चंद रोज़ में पेश होने जा रहा है कि वफाकी हुकूमत इस सेक्टर के लिए क्या रिलीफ देने जा रही है या फिर मज़ीद नए टैक्सेस की भरमार जो इस टैक्स पे करने जा रही है, क्योंकि हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि कम से कम उस घर उसका अपना हो, दीगर अखराजात वो किसी न किसी तरीके से बर्दाश्त कर लेता है, ख्वाह वो तनख्वाहदार तबका हो, ख्वाह वो अपना कारोबार करने वाला हो। बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, दीगर अखराजात जो तो बर्दाश्त हो ही जाता है, लेकिन जो किराया है वो बड़ा भारी पड़ता है हर बंदे के ऊपर। तो रियल इस्टेट सेक्टर के जो एक्सपर्ट हैं सैयद सैफ अली, इंजीनियर सैयद सैफ अली, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, रियल इस्टेट सेक्टर के भी मसाइल बेतहाशा हैं, लेकिन अब जो वफाकी बजट आ रहा है आइंदा चंद रोज़ में पेश हो जाएगा, उसमें रियल इस्टेट सेक्टर को क्या तवक्को है, कोई रिलीफ मिलेगा या कोई मज़ीद टैक्सेस की भरमार होगी, कुछ सख्तियाँ होने जा रही हैं? अच्छा, जिस तरह के अस्सलाम वालेकुम जिस तरह के हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, तो आने वाला बजट को देखते हुए और पिछले बजटों को भी देखते हुए हम बहुत टाइम से कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम कर रहे हैं और जो है हमारे जो जितने पहले एक दौर था कि लोग आराम से अपने घर को इजीली कंस्ट्रक्ट कर लिया करते थे, प्लॉट लेना आसान था, उसको घर बनाना आसान था, लेकिन आज के दौर में तो घर तो बनाना बड़ा मुश्किल है, उसके अलावा प्लॉट लेना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि इसका एक रीज़न ये है कि देखें, एक प्लॉट सिर्फ वो एक ज़मीन नहीं मिल रही होती, वहाँ पे वो जो बिल्डर आपको प्लॉट दे रहा होता है वो एक डेवलपमेंट करके देन आपको प्लॉट प्रोवाइड कर रहा होता है। अब उस बिल्डर के लिए वहाँ पे डेवलपमेंट करना भी बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि आपकी जो डेवलपमेंट के लिए जो मटेरियल की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो इसलिए आज के वक्त में तो हम कंस्ट्रक्शन की तो बाद में करेंगे, लेकिन प्लॉट लेना ही किसी के लिए मुश्किल हो गया है। अब उस वजह से लोग रेंट पे जाते हैं, रेंट देना मुश्किल है जैसे कि आपने बोला, और वाकई में बहुत महंगा पड़ जाता है आज के वक्त में किसी को रेंट देना। रेंट देता है, उसके बाद बिजली का बिल, गैस का बिल, दूसरे अपने यूटिलिटीज़ बिल्स होते हैं वो पेड करने, बच्चों की फ़ीस है, तो उसके लिए जो है लोगों के लिए मतलब लोग पहले करते थे कि अपना प्लॉट लें, प्लॉट लेने के बाद घर लें, लेकिन आजकल प्लॉट की कॉस्ट इतनी हो गई कि उसके लिए मुश्किल हो गया है। अब आ जाते हैं हम अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे, चलें ठीक है किसी के पास प्लॉट मौजूद हो, अब वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे जाता है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इतनी महंगी हो गई है। देखें, मैं आपको बताऊं, एक रियल इस्टेट ऐसी इंडस्ट्री है कि इस एक इंडस्ट्री से आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, जिसमें आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, आपके जो है कंसल्टेंट्स हैं, आपकी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, और मतलब एक फैक्ट्री लेबर है, लेबर तबका सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो होता है। आपका सीमेंट है, सरिये की फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री, टाइल है, आपका कलर की फैक्ट्री है। मतलब आप ये अंदाज़ा करें कि जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है उससे आपकी बहुत सारी फैक्ट्रीज चल रही हैं, जी इंडस्ट्री चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन में रिलीफ देने का मकसद ये है कि आप तमाम इंडस्ट्री को रिलीफ दे रहे हैं।
अब हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं तो जाहिर सी बात है हम देखते हैं कि लेबर भी बहुत परेशान है। ऐसे नहीं कि सिर्फ घर बनाने वाला परेशान है, नहीं, लेबर भी परेशान है। वो जो लेबर आज से पहले कुछ टाइम पहले मतलब 1000 रुपये अगर कोई मिस्त्री काम करता था, आज उसके लिए 2000 रुपये भी मुश्किल हो गया काम करना। क्यों? क्योंकि वो उसका आना जाना पेट्रोल पर है, ठीक है। फिर जो मशीनरीज चल रही है वो पेट्रोल पर है। आपने पेट्रोल की प्राइजेस एकदम से 200% बढ़ा दिए। अब हम काम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, एकदम से किसी काम के क्लाइंट के साथ रेट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि देखिए घर का काम इस तरीके से होता है, हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, हमारा वो काम चलता है 1 साल के लिए। क्लाइंट भी अपना एक बजट बना लेता है कि यार मैंने 1 करोड़ के अंदर अपना घर रेडी कर लेना है। जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहा है, वो भी एक एग्रीमेंट करते हैं कि भाई ठीक है हम आपके साथ 1 साल के अंदर इतने अमाउंट में हम कर देंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट साल में मतलब 200 रुपये से 400 रुपये तक अगर पेट्रोल ले जाएगी, तो ये समझें आपने 200 गुना पेट्रोल बढ़ा दिया, तो आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर बनाते हुए रोक दिया उन्होंने घर, कि ये वजह यही है कि उनके बजट से बाहर हो गया। टैक्सेस भी हैं, फिर मुख्तलिफ इदारों की भी शिकायत होती हैं, क्योंकि भारी ज़र मुबादला जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका एक बड़ी जो सरमाया वो पाकिस्तान भेजते हैं, तो वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट होता है, जो उनके यहाँ पर प्यारे रहते हैं, उनके अखराजात निकालने के बाद रियल इस्टेट की तरफ चला जाता है। कितना बड़ा समझते हैं कि जब सख्ती की जाती है तो नुकसान होता है कि भारी ज़र मुबादला है आने से रुक जाता है, या फिर इस सेक्टर में इन्वेस्ट होने से रुक जाता है? अच्छा, इसमें देखिए आपकी जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है ना, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ की होती है, और ओवरसीज़ के अलावा हर तरह का बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट करता है। इसके लिए कोई मतलब एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए, हर बंदे को पता होता है ये एक अच्छी लोकेशन है, अच्छी सोसाइटी है, वहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, और इस फील्ड को हर कोई ईजीली समझ भी जाता है, ठीक है। तो हर बंदा इसमें, भले वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई जो है प्राइवेट बंदा हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई आम आदमी हो, सब ईजीली इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। जबकि दूसरे बिजनेस करने के लिए तो 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि यार मुझे आता है नहीं आता, लेकिन ये रियल एस्टेट इतनी इजी है कि हर बंदा इजीली इसमें काम कर लेता है। अब ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी थे वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते थे रियल एस्टेट में, क्योंकि ये एक सिक्योर इंडस्ट्री है, आपका एक प्रॉपर तरीक़ेकार है, भाई आपने प्लॉट परचेज़ कर लिया, देन उसके बाद प्लॉट ले लिया। लेकिन अब जो है हालात हमारे इस तरह हो गए कि अब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा बाहर से। हमने सख्ती इतना कर दी है, हमने प्रोसेस इतना लेंदी कर दिया कि अगर कोई अमाउंट आ रही है तो हम उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, हमने टैक्सेस इतने लगा दिए। अभी हमने एक सिस्टम अपने इस तरह भी कर दिए कि एक ट्रांसफ़र के लिए भी किसी का मौजूद होना ज़रूरी है कि वो बायोमेट्रिक करे। तो इन वजूहात पे भी बहुत सारे लोग अब रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कि वो अपनी वेरिफिकेशन या ट्रांसपोर्ट की अपना ट्रांसफ़र के लिए जो है बायोमेट्रिक करने के लिए, अब जाहिर सी बात है हर बंदा बाहर ईजीली आना जाना कर नहीं सकता ना, क्योंकि किसी की जॉब है। तो वो एक रीज़न ये भी है कि हमने बहुत जो है ना, बजाय ईजी करने के, हम एडवांस होने के बजाय हमने उसको और टिपिकल कर दिया, डिफ़िकल्ट करते जा रहे हैं कि हम लोगों को परेशानी की तरफ। ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाए आइंदा बजट में, ऐसा कौन सा सब कुछ सब्सिडीज़ दे या कुछ टैक्सेस में छूट दे या कोई नई पॉलिसीज़ का ऐलान करे रियल सेक्टर स्टेट सेक्टर के हवाले से, ताकि ये सेक्टर जब परवान चढ़े तो रोज़गार के नए दर खुलें, जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियाँ इस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं जिनका पहिया चलता है, वो इंडस्ट्रियाँ भी भरपूर फले फूलें। अच्छा, इसमें जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है एक स्कीम निकाली कि भाई हम आपको घर बनाने के लिए लोन दे रहे हैं। देखिए, आप घर बनाने के लिए लोन तो दे रहे हैं, आपने एक लोन दे दिया मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए, लेकिन आपने उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को महंगा कर दिया कि वो जो घर बंदा 1 करोड़ रुपये का लोन ले रहा है कि मैं 1 करोड़ रुपये में घर बना लूँगा, वो 1.5 करोड़ में चला गया। तो उसका तो वो लोन लेना भी फ़ायदा चला गया, अब उसने वो लोन भी उतारना है, उसका घर भी नहीं बना। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ऐसी स्कीम करनी चाहिए, बहुत सारी सरकारी हमारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं जिन पे कब्ज़ा हो जाता है, और वहाँ पे फिर हम देख रहे होते हैं या तो जो है ना कोई अपना काम कर रहा है या निजी स्कीमें हो जाती हैं। बजाय इसके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बिल्डर्स के साथ मिलकर, आबाद के साथ मिलकर, बिल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक सस्ती घर हाउसिंग स्कीम निकालें, उसमें कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट और बिल्डर्स मिलकर करके दें, ठीक है। आप उसमें घर दें, एक अमाउंट फिक्स कर लें कि भाई ये सब्सिडी दें उसमें कि भाई आपको 50 लाख का घर है, ये आपका मॉडल घर है, टिपिकल घर बना के दें, 80 गज के, 120 गज के, 200 गज के, हर तरह का बंदा ले। ये नहीं कि सिर्फ गरीब ही लेगा, 200 गज का भी एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है वो भी लेना चाहता है, लेकिन उसको एक फिक्स कर दें कि भाई आपने 80 लाख रुपए में, आपने 1 करोड़ रुपए में 200 गज का ले लिया, आपने 50 लाख रुपए में 80 गज का ले लिया, आपने एक फिक्स अमाउंट कर दी।
अब आप उसको रेडी करके देने के पाबंद होंगे, उसको डिलीवर करें, प्राइवेट बिल्डर्स के साथ करें। इस तरह से एक स्कीम निकालें जिसमें बिल्डर को भी बेनिफिट दें। टैक्सेस क्या होते हैं मैं आपको बताऊं, हमने इतने टैक्सेस लगा दिए, जो हम नक्शा अप्रूवल पे जा रहे हैं वहाँ पे टैक्सेस दे रहे हैं, जो हम किसी के एनओसी लेने जा रहे हैं वहाँ पे इतने टैक्सेस दे रहे हैं। मैं सिर्फ सरकारी फीस की बात कर रहा हूँ कि वही रेट्स इतने बढ़ गए कि बिल्डर जो है वो टैक्सेस ही भर भर के जो है ना अपनी जो इनकम है वो वहाँ पे लगा चुका। तो इसी तरीके से जो घर बना रहे हैं, जो प्लाजा बना रहे हैं, वो भी जो है अपने इतना टिपिकल कर दिया। हम बजाय वन विंडो फैसिलिटीज़ देने के हमने हर तरह की इतनी एनओसीज को डाल दिया है कि अब वहाँ पे उसके टैक्स पेड करें, देन उसकी एनओसी लें, 2-3 दफ़ा नक्शा पास करवाएं, तो बड़ा लेंदी प्रोसेस होगी। रियल इस्टेट एक्सपर्ट इंजीनियर सैयद सैफ अली की आपने गुफ्तगू सुनी, इनकी तजावीज़ भी आपने सुनी, जो हुकूमत के सामने उन्होंने अपनी तजावीज़ रखी हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमती संजीदगी की हुकूमत की जानिब से जो रियल इस्टेट सेक्टर है, जो न सिर्फ एक सेक्टर है बल्कि जब यह सेक्टर परवान चढ़ता है तो इससे जुड़े हुए जो दीगर जो सेक्टर हैं जिसमें कलर की इंडस्ट्री है, फिर उसके अलावा आयरन इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्री है, उसके अलावा भट्टे हैं, ईंटों की इंडस्ट्रियाँ हैं, ब्लॉक हैं, सीमेंट की इंडस्ट्री है, जो बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ जुड़ी हुई हैं। उसके बाद एक बड़ी तादाद लेबर तबके की भी है जो योमिया उजरत पर जो है वो अपना रोज़गार हासिल करते हैं। उनका रोज़गार भी भरपूर परवान चढ़ेगा और रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे जब रियल इस्टेट सेक्टर में बजाय हर्डल्स पैदा करने के लोगों के लिए इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के गरज से आने वालों के लिए, अपना घर बनाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी। इनकी तजावीज़ इन्होंने हुकूमत के सामने रखी हैं। आइंदा माली साल के बजट में रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से हुकूमत क्या संजीदा इक़दाम उठाती है, आया कुछ रिलीफ का ऐलान करती है या मज़ीद सख्तियाँ बढ़ाती है, ये तो आइंदा चंद रोज़ में वाज़ेह हो ही जाएगा। तजावीज़ जो आपने सुनी हुकूमत पे डिपेंड करता है कि हुकूमत आवाम के लिए क्या सोचती है। आवाम की आइंदा माली साल के बजट से क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें हैं, ये भी आपने सुनी। सनतकारों और कारोबारी अफराद की क्या ख़दशात हैं जो आइंदा बजट है उस हवाले से, और उनकी हुकूमत से क्या जो है वो तवक्कुआत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद के जो मारूफ सनतकार और साबिक पार्लियामेंटेरियन नदीम सिद्दीकी साहब, हम उनसे जानते हैं। नदीम साहब, ये बताइएगा कि जब बजट आ रहा होता है तो आवाम की बड़ी उम्मीदें बन जाती हैं हुकूमत के साथ, चूँकि आप सनतकार भी हैं और पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं। बहैसियत पार्लियामेंटेरियन भी बताइएगा कि आवाम की उन उम्मीदों पर उतरना कितना ज़रूरी होता है जब हुकूमत एक बजट तैयार कर रही होती है, या पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से क्या तवक्कुआत जो है वो आपकी इससे वाबस्ता होती हैं हुकूमत की। दूसरा ये बताइएगा कि बतौर सनतकार क्या खर्चात है आपके आने वाले बजट से। हर जानिब यही बात गश्त हो रही है कि IMF की डिक्टेशन पर बजट बन रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, आपका शुक्रिया जिस मौजू पे मुझे बात करने का मौका दिया। देखिए, बात यह है कि बजट की जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन होना इतना मतलब ये कि वो बात नहीं होती जितना उनकी यूटिलाइजेशन की ज़रूरत होती है लोगों को। तो हमने, जैसे आपने बताया कि मैं साबिक पार्लियामेंटेरियन भी हूँ और इस मौजू पे असम्बली में भी 12 बातें हो चुकी हैं, होती रहती थी। बजट जो है वो बनाया जाता है, आप किसी भी जगह पे अगर जाते हैं, घर में भी आप देखें तो हम लोग एक बजट बनाते हैं, उसके मुताबिक अपने घर को चलाते हैं। यही हमारे मुल्क का हाल है। तो ज़ाहिर है कि किसी भी मुल्क का हाल है कि अगर आप किसी भी मुल्क की बात करेंगे तो उनका बजट जो है वो उसके मुल्क की इकानमी और उसकी जो भी वहाँ की यूटिलाइजेशन है वो डिपेंड कर रही होती है उस पर। तो मेरा सवाल पहले भी यही होता है और आज भी मैं यही बात हुकूमत की तरफ करना चाहूँगा कि देखें, बात बजट की जो रिकवरीज़ हैं, आप कोई भी टैक्स लगाते हैं, चाहे वो आपने पहले टैक्स लगाया, अगर सेल टैक्स आज से अगर मैं 26-27 साल पीछे जाऊं तो उस वक्त जब सेल टैक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन हम करना जा रहे थे तो जो प्रेशर यहाँ हमारे ताजरों पे या सनतकारों पे था, मैं ख़ुद उसका गवाह हूँ। तो वो बड़ी मुश्किलों में जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। अच्छा, उस वक्त यही कहा जाता था कि ये सारी दुनिया में, हमारे पाकिस्तान पे इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो लोग आगे बढ़े और उस वक्त के जो सेल टैक्स जो, अच्छा, दुनिया की जब बात कर रहे होते हैं तो हमें भी ये ख्याल होता है कि भाई दुनिया में सारी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है, अगर हम ये करेंगे तो हमें इसमें कुछ बेहतरी आएगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होने के बाद
यानी जिस वक्त 28 साल पहले या 27 साल पहले सेल टैक्स या कोई दीगर टैक्सेस में जो उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन की, उसके बाद आवाम को क्या मिला? आपका जो पहला सवाल था उसका मैं ये आपको बताऊं कि इस वक्त मैं, चूँकि मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है, अगर मैं सिंध को देखता हूँ, ओवरऑल पाकिस्तान को देखता हूँ, तो लोग जो है वो दर्जा बदर्जा नीचे जा रहे हैं और हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है। कल भी मुझे जो आदाद शुमार आई वो तकरीबन 1900 अरब रुपए 19,000 अरब रुपए में से जो है वो मैंने सुना है कि इस महीने, यानी जो आज जो फर्स्ट जो जून हो गया है, तो इस जून के महीने में हमें कम से कम 2,000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये वो अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ के ताजिर और सनतकार को निचोड़ के कह लें या किसी भी अंदाज में कह लें, ये वो अचीव कर लेंगे उसको। लेकिन फिर अगले साल के लिए जो हदफ दिया जाएगा, उस हदफ की इम्प्लीमेंटेशन, उस पर जो मतलब ये रिकवरीज़ हैं या जो भी टैक्सेस की मद के अंदर जो रेट्स बढ़ाए जाते हैं, उस रेट में अब नहीं चल सकेंगे मामला जो है ना, जो इस वक्त लोगों के हालात हैं। मेरा मशवरा ये होगा आपके तवस्सुस से कि मेहरबानी करके, आप दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया में रेट कम होते हैं और उसके टैक्सेस ज़्यादा रिकवर किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा मौका दिया जाए कि जिससे ताजिर, खुसूसन ताजिर, जितने हमारे छोटे ताजिर हैं, वो टैक्स बढ़कर और देना चाहते हैं। जो भी इस वक्त टैक्स नेट में मौजूद है उससे बढ़कर आना चाहते हैं। लेकिन जब वो यहाँ देखते हैं कि एक तो FBR का माहौल जो कि बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होता, आपने देखा पिछले दिनों में आप कितनी हैरेसमेंट हुई शहर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो उन्होंने जाकर मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये कि ये मीडिया पे आई हुई हैं, तो उससे लोग जो है मुतनफ़िर होते हैं कि यार अगर इस किस्म की चीज़ें की गई तो हम तो फंस जाएंगे। तो इनको नेट में लाने के लिए अपने टैक्स नेट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल करना पड़ेगा और साथ साथ टैक्स रेट को भी कम करना पड़ेगा। जब जाकर ये सारी चीज़ें आप बेहतर तौर पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर, हैदराबाद की अगर देखा जाए तो हैदराबाद डिवीज़न की अगर हम पूरी बात कर लें, हैदराबाद डिवीज़न के 3 बड़े इंडस्ट्रियल जोन हैं। हैदराबाद साइट एरिया, कोटरी साइट एरिया, नूरियाबाद, चौथा बनने जा रहा है ठट्ठा की तरफ। तो चौथा जो इंडस्ट्रियल जोन है वो भी आगे नहीं बढ़ रहा। अगर हम पहले से मौजूद 3 इंडस्ट्रियल जोन की देखें तो वहाँ तो कई सनतें बंद होती जा रही हैं। तो हुकूमत ऐसी क्या पॉलिसी इख्तियार करे ताकि जो सरमायादार हैं किसी भी किस्म की इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं वो इंडस्ट्री लगाएं, ना कि पहले से जो मौजूद इंडस्ट्री है उसको लपेटें? साहिद भाई, बेहतरीन सवाल है आपका ये, और उसकी वजह यह कि मैं इस मामले में इन रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा इसमें मालूमात है कि ये सबसे मतलब ये कि लोगों को सोचने वाली बात है कि जो हमारे यहाँ हैदराबाद और कराची ख़ास तौर पर, अगर आप कराची में पर एकड़ बात करें तो इस वक्त जो वहाँ पर लैंड मिल रही है वो 40 से 50 करोड़ रुपए में कम से कम पर एकड़ ज़मीन मिलती है। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो इंडस्ट्रियल जोन पुराना है उसमें कम से कम 20 करोड़ रुपए से कम लैंड नहीं मिलती। अगर आप इसी तरीके से पंजाब में जाते हैं तो लाहौर में आपको अच्छी सी अच्छी ज़मीन 2 करोड़ रुपए एकड़ मिल जाती है। फिर आप अगर रहीम यार ख़ान या गुजरात की बात करते हैं, वहाँ भी 1 से 1.5-2 करोड़ के अंदर आपको पर एकड़ लैंड मिल जाती है। तो ये वो आपके सवाल का जो एक हिस्सा है उसमें ये है कि आप ये सोचें कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर कोई इंडस्ट्री लगानी है तो पहले तो वो कम से कम अगर हैदराबाद में लगानी है तो 20 करोड़ रुपये निकाले, अगर 1 एकड़ लैंड में लगानी है तो उसको, फिर उसके बाद वो अपनी इंडस्ट्री लगाएगा। अब मुझे बताएं इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेकर आए और वो किस अंदाज में वो फैक्ट्री चला सकेगा। इसी तरीके से पंजाब में लोग अभी यहाँ से जो मूव हुए हैं या हो रहे हैं उसमें वहाँ पर उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा फिर यहाँ पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लॉ ऑर्डर नहीं है। ये सारी चीज़ें बजट में, चूँकि अब 18वीं तरमीम हो गई तो यहाँ सिंध गवर्नमेंट का काम हो जाता है। तो मैं कोई सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट्स एंड फिगर पर बात कर रहा हूँ जो सवाल आपने किया है उसमें। तो ज़ाहिर है ये काम करना ही सिंध गवर्नमेंट ने है। जब 18वीं तरमीम में अब सारी NFC के बाद बन गया है सिलसिला सिंध गवर्नमेंट के पास, तो अब हम तो उसी की तरफ देख रहे होते हैं ना
कि यहाँ हमें कुछ बना के दें, कुछ लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर दें। अब आपका सवाल का दूसरा हिस्सा जो है कि जो नए इंडस्ट्रियल जोन है उसके लिए क्या मतलब ये कि कुछ यहाँ पर हिकमत इमली हो रही है या नहीं हो रही है, या कहाँ तक उस पर पहुँचा जो हमारे जो हैदराबाद के अंदर साइट हैदराबाद, नूरियाबाद या कोटरी साइट एसोसिएशन है। तो भाई कोटरी साइट एसोसिएशन में फ़ेज़ 2 बनाया आज से कोई 15 साल 13 साल पहले की बात है। तो आप चाहे जाकर विज़िट कर लें, अगर मुझे बोलेंगे तो मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ कि आप उसको देखें इस वक्त कि वो वहाँ के इस वक्त के तो ताजिर रहनुमा हैं, जो वहाँ के ताजिर जो हैं या इंडस्ट्रियल सनअतकार जो भी हैं, वो किस तरीके से किस कसम परसी में वो इस वक्त फ़ेज़ 2 में जो उन्होंने लैंड ली है, जो जगहें ली हैं, वो किस तरीके से वहाँ पर, ना उनको वहाँ पानी मैसर है, ना उनको रोड मैसर है, ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का जो और दीगर मतलब ड्रेनेज वगैरह जो है वो मैसर है। इसी तरीके से अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में फ़ेज़ 2 वो भी तकरीबन हैदराबाद फ़ेज़ तकरीबन है 1200-1300 एकड़ की, जो हमारी पुरानी जो आज से बन गई 1953 या 57 में मेरा ख्याल है। तो उस वक्त की जो इंडस्ट्रियाँ लगी हुई थी या उस वक्त में जो इंडस्ट्रियल जोन थे यहाँ पर वही आज तक एग्जिस्ट कर रहा है। सितम ज़रीफ़ी है कई दफ़ा कहने के बावजूद 300 एकड़ लैंड पिछले 12-15 साल पहले जो है वो यहाँ अलॉट भी की गई। तो बड़ा लोगों ने मतलब शुक्र अदा करा कि भाई चलें, कुछ थोड़ा सा आगे ज़रूर थी, लेकिन ये कि लोगों ने कहा चले उस पर काम कर लेंगे। तो वहाँ पे 300 एकड़ लैंड की सिंध गवर्नमेंट ने पेमेंट लेने के बाद, यानी जो भी पेमेंट उन्होंने मुख्तस करी पर एकड़, उसकी पेमेंट लेने के बाद उसमें हाफ अपना 50% पेमेंट लेने के बाद उनको अलॉटमेंट दे दिया गया। बाकी जो है वो पोजीशन के वक्त उनको पेमेंट करनी थी। वो आज दिन तक 300 एकड़ लैंड के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, सनअतकार धक्के खा रहे हैं, लेकिन मजाल नहीं है कि जो सिंध गवर्नमेंट में जो है वो कोई जूर एक जाए और वो उसको। मैंने कई दफ़ा लेटर लिखे हैं, मैंने कई दफ़ा असेंबली में आवाज़ उठाई है, आज भी लोग उठा रहे हैं वहाँ पर। और इसमें है क्या मतलब, अगर इंडस्ट्री लगेगी वहाँ पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसमें कोई तफरीक थोड़ी होगी कि ये हैदराबाद के अंदर है तो किस किस्म के लोग यहाँ पर आएंगे। वो तो सारे लोग आते हैं। अभी भी इंडस्ट्रियल जोन पर इसी तरीके से हाल है। तो मेरी आपके तवज्जो से गुजारिश है कि इस तरफ सोचें कि जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा टैक्स नेट में भी आएंगे और टैक्स में इजाफा होगा। देखिए जी, आपने गुफ्तगू सुनी हैदराबाद के मरूफ सनअतकार और साबिक पार्लियामेंटेरियन की। हुकूमत से खासा ये भी जो शिकवे कर रहे हैं, आइंदा जो माली साल के बजट है उन पर इनके खदशात भी हैं। ताहम ये हुकूमत को जो तजावीज़ भी इन्होंने दिए हैं, इनका कहना है कि हुकूमत माहौल ऐसा साजगार पैदा करे, ना कि हरासमेंट वाला माहौल हो कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाह रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, किसी किस्म की इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है ताकि लोगों के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा हों, बजाय वो उम्मीद लेकर आए कि इंडस्ट्री लगाए, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे, वो पहले से ही हरासा होकर वो अपना जो इरादा ही उसे जो है वो मुलतवी कर देने इंडस्ट्री लगाने का। आवाम की भी आपने बातचीत सुनी, सनअतकारों की बातचीत सुनी, कोई खदशात का इजहार कर रहा है। तो किसी ने ताहाल, चूँकि ये बजट जो है वो IMF को डिक्टेशन पर ही तैयार किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो हुकूमत से जो उम्मीदें बांधे हुए कि कहीं ना कहीं उन्हें कुछ तो रिलीफ हुकूमत की जानिब से मिलेगा। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में जो छोटे ताजिर हैं उनकी हुकूमत से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं, या जो बात गश्त हो रही है कि कुछ नए टैक्सेस लगाए जाएंगे और जो पुराने टैक्सेस हैं उनमें भी रिवीजन जो है वो उनका जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। चूँकि IMF की डिक्टेशन पर यह बजट तैयार किया जा रहा है, तो छोटे ताजिर हैं उनकी क्या खदशात है। हम रेशम बाज़ार में इस वक्त मौजूद, हम ताजिरों से जानेंगे। हमारे साथ रेशम बाज़ार यूनियन के जो रहनुमा हैं आसिफ मोहन हमारे साथ मौजूद है। आसिफ भाई, ये बताइए कि बजट की आमद है, जब भी जो है बजट आ रहा होता है तो ताजिर तबका उनके खदशात और उनकी तशवीश जो है बढ़ रही होती है कि न जाने हुकूमत कौन सा नया टैक्स लगा दे, या कोई जो पुराना टैक्स है उसमें छूट मिलेगी, या फिर ऐसा ना हो कि जो पुराने टैक्सेस हैं उसमें भी इजाफा कर दिया जाए। तो कितनी जो तशवीश है इस वक्त हैदराबाद की जो ताजिर बरादरी, खुसूसन जो छोटा ताजिर है, उसकी बढ़ रही है बजट के हवाले से? सजीद भाई, पहली बात तो ये कि जब बजट अपने लोग बनाते हैं ना तो तशवीश नहीं होती। इस वक्त जो बजट बनाया जा रहा है IMF की फरमाइश पर बनाया जा रहा है, और IMF की फरमाइश पर आपको पता है कि बजट जालिमाना बजट होगा
मुख्तलिफ़ चीज़ों पर टैक्सेस के सुनने के लिए आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सुनने के लिए आ रहे हैं, सोलर पर सुनने के लिए, यानी आवाम को जिस चीज़ से सहूलत होती है IMF उस पर टैक्स ठोक देती है। और इस वक्त छोटे से छोटा और ताजिर से लेकर बड़े से बड़ा ताजिर इतना परेशान है, वैसे ही कारोबारी हालात नहीं है और महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि लोग सर पकड़ के रो रहे हैं और ये कि इस हद तक पहुंच गए हैं कि खुदकुशी करने के लिए मुतमिल हैं। और दूसरा ये कि रेशम बाज़ार में ऐसे मामला हो गए हैं कि लोग जो बेचारे किराए पर थे वो दुकानें खाली करने पर तो आ गए और जिनकी ज़ाती दुकानें हैं वो बेचने पर आ गए, क्योंकि महंगाई इतनी है कि वो सर्वाइवल नहीं कर पा रहे। और ऊपर से ये जो टैक्सेस लगेंगे उससे ये हाल हो जाएगा कि आवाम के कपड़े तो उतरे हुए हैं, यानी उसकी खाल भी उतर जाएगी और उसका जीना मुहाल हो जाएगा। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं आपकी? कोई उम्मीद आप हुकूमत के सामने किसी तजवीज़ रखें ताकि हुकूमत कुछ पर अमल पैरा हो, कुछ किसी हद तक रिलीफ भी मिले इस बजट में? देखें, कशकोल दूसरों के यहाँ फैला रहे हैं, कशकोल अपने लोगों के आगे फैलाएं और IMF से छुटकारा हासिल करें। ये ताजिर बिरादरी पाकिस्तान के लिए 1947 से खड़ी हुई है और हर दम खड़ी हुई है। आप एक दफ़ा ताजिर बिरादरी को साथ लेकर आवाम की रिलीफ के लिए काम करें, लोगों को रिलीफ के लिए काम करें। यहाँ गैस महंगी नहीं है, बिजली महंगी, बिजली नहीं है, पानी महंगा हो रहा, पानी नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आवाम की सहूलत के लिए। लेकिन इस मुल्क और इस आवाम के खातिर ताजिर बिरादरी हर पल हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार है। पिछले अदवार में भी आपने देखा है कि ताजिर बिरादरी ने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल्स हैं और ताजिर ने अपने ख़जाने खोल दिए थे, लेकिन एक दफ़ा हिम्मत तो करें कशकोल तोड़ने की। जब IMF बजट बनाएगा वो तो बैंकर्स हैं, वो तो ज़ाहिर है अपने इंटरेस्ट के ऊपर ही बनाएंगे, वो आवाम के मफाद में कभी भी नहीं बनाएंगे। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर अगर कमाने के लिए 2 अफराद बाहर हैं, बैरून ममालिक हैं, तो उनके 8 से 10 अफराद इस मुल्क में रहते हैं। ज़र मुबादला मुल्क में आए, बाहर से आए, उसके लिए कोई रिलीफ दिया जाए IMF? डेफिनेटली उनको तो पैकेजेस देना चाहिए और पिछले अदवार में भी पैकेजेस दिए हैं कि भाई आप वाइट मनी करें, आप वाइट मनी करें, वहाँ से आप सहूलत तो दें ना। जब आप सहूलत देंगे आपके पास ज़र मुबादला इतना आ जाएगा, लेकिन उनका भरोसा जीतने की ज़रूरत है। वहाँ लोग पैसे देने के लिए पाकिस्तान में भेजने के लिए तैयार है, भेजते भी हैं, ज़ाहिर है उनकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन आप सर जोड़ के बैठें, ताजिर बिरादरी के साथ बैठें और जो ताजिर बिरादरी आपको तजवीज़ दे रही हैं उस पर अमल दरामद करें। आप तो वो तजवीज़ उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं और जो IMF डिक्टेशन देती है उसी पर अमल करता है। बजट बनाया जाता है हैदराबाद बजट बनाया जाता है पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के ताजिरों के लिए, सनतकारों के लिए, लेकिन उनका ये शिकवा है कि उनकी जो तजावीज़ होती हैं वो तजावीज़ हुकूमत खातिर में नहीं लाती, उन तजावीज़ को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। आप एक ज्वेलर हैं, सराफा के कारोबार से वाबस्ता है, आप क्या समझते हैं कि जब मुख्तलिफ टैक्सेस में इजाफा होता है तो आपका कारोबार भी कितना डिस्टर्ब होता है? देखें, इस वक्त तो ये समझ लें कि पहले बजट आता था तो लोग उम्मीद लगाते थे और खुश होते थे कि कुछ हुकूमत की तरफ से एक अच्छी हवा का झोंका चलेगा। अभी ये हालत है कि बजट के नाम से लोग कांपने लग गए हैं, घबराने लग गए हैं। उसकी वजह क्या है कि हम डिक्टेशन बाहर से ले रहे हैं और जब बाहर से ले रहे हैं तो पूरी सनतें, ज्वेलर्स की मैं बात करूं, पूरी सनतें ख़त्म हो गई हैं। हुनरमंद तबका बिल्कुल बेरोज़गार हो चुका है। अब जो बचा कुचा काम रह गया है वो भी ख़त्म होने के करीब है। उसकी वजह क्या, एक तो धात इतनी महंगी हो गई है और हालात इतने ख़राब हो गए हैं और मैं नहीं समझता कि ये हम डिक्टेशन लेके कब तक मुल्क को चलाएँगे। खुदारा अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ, अपने आप फैसले करें, अपनी आवाम को, अपने लोगों को देख के फैसले करें। हमें IMF के चुंगल से निकलना पड़ेगा तो जाके हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकेंगे, वरना मुझ समेत किसी भी आदमी से आप पूछ लें, हर आदमी खौफजदा है कि बजट में क्या होने जा रहा है। हर इदारे को खुली छुट्टी मिल जाती है, वो एक आम आदमी, एक आम दुकानदार को हरासा करता है। FIA का वाक़या आपके सामने कराची के अंदर, और उसने जिस तरह एक जो शेरी आपको टैक्स देता है, आपको इज्जत देता है, आपको पुरवकार तरीके से वो करते हैं, आप उनके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। इदारों और कारोबारी अफराद के दरमियान एतमाद बढ़वाएँ, FIA हो गया, FBR हो गया, सिंध रेवेन्यू बोर्ड हो गया, इनका एतमाद बढ़ाएँ, ना कि ये इदारे हिरासानी का काम करें, बल्कि एक अपना ताजिर दोस्त एक माहौल बनाएं। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत हमारी है, हमारे लोग हैं। जैसे ताजिर बिरादरी के साथ बैठ के आप सारे काम करें, मगर अपने लोगों को अपना समझ के करें। ऐसा लगता है कि जैसे कोई दुश्मन की, खुदा न खास्ता हिंदुस्तान की फ़ौज हमारे पे यलगार करने आ रही है। यहाँ ताजिर दोस्त माहौल बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, इदारों ने ख़त्म कर दिया है। मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि जो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन होती थी इंतज़ामिया और ताजिरों की, उस पर ज़ोर दिया जाए, एक की जाए, ताकि एक जो भी सूरत हाल है, पाकिस्तान के लिए सब हाजिर हैं। पाकिस्तान के लिए सब हाजिर हैं, लेकिन ज़रूरत है कि जो इदारे हैं, वजारत ख़जाना है या FBR के हुकाम हैं,
उन्हें जो है वो ताजरों के साथ मुशावरत का हिस्सा बनाया जाए ताकि जो अपनी तजावीज़ जो ताजिर देते हैं उन्हें बजट में शामिल किया जा सके। आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे जो आने वाला बजट है उसे लेकर आपकी तशवीश कितनी बढ़ रही है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमेशा हमारा जो बजट बनता है बेसिकली 1947 से लेके और 2026 तक कभी भी ये बजट जो है पाकिस्तान में नहीं बना, ना पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बनाया, क्योंकि हम बेफर्स्ट से ही जो है 1947 से लेकर और आज तक IMF के मोहताज हैं। अलमिया हमारा मुल्क का सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ किसी को भी एक नज़र से नहीं देखा जाता है। कानून सबके लिए बराबर नहीं है, गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। जब तक हमारे मुल्क में जो हुक्मरान तबका है, अशराफिया जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, जब तक ये अपनी मराद ख़त्म नहीं करेंगे आम आवाम को कभी भी रिलीफ नहीं मिलेगा। हमें अच्छी तरह याद है 2022 तक पाकिस्तान का जो कर्ज़ा था बैरूनी वो 43,000 अरब था और इन 3 सालों में ये कर्ज़ा जो है तकरीबन 93,000 अरब पर पहुंच चुका है। तो आप मुझे बताएं ये 93,000 अरब कर्ज़ा क्या हमने लिया है या हुक्मरान ने लिया है? और अगर हुक्मरानों ने लिया तो उन्होंने आवाम पे कितना ख़र्च किया है? पाकिस्तान की तारीख़ में 3 साल में जितनी लीवी पेट्रोल पे अब ली गई है शायद पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं ली गई। मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे पीछे देखें, ये साहब बैठे हुए हैं, ये देखें मजदूर तबका है। आपको लगता है कि ये 18% 20% सेल्स टैक्स दे सकता है? ये 10,000 का टैक्स भर सकता है, 10,000 का बिल भर सकता है? ये अपने बच्चों को कैसे पालेगा? चीज़ पर टैक्स लगा हुआ, बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, आप ईंधन ख़रीदें या उसके अलावा दीगर ज़रूरत ज़िंदगी ख़रीदें, दाल चावल आटा जो भी ख़रीदें, हर चीज़ पर टैक्स लगा हुआ। तो उस पर कुछ टैक्स की उम्मीद है आपसे हुकूमत का? कोई टैक्स कमी होगी टैक्स? देखिए पाकिस्तान में किस चीज़ पे टैक्स नहीं है आप मुझे बताएं? हर चीज़ पे टैक्स है ना, और गरीब से गरीब आदमी जो है वो हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है, ठीक है ना, चाहे वो बिजली के बिल हो, कोई भी यूटिलिटी बिल्स हो, इवन यहाँ तक कि अगर हम कोई एक माचिस की डब्बी भी लेते हैं तो उस पर भी हम टैक्स देते हैं ना गवर्नमेंट को। तो आप मुझे बताएं जितना गवर्नमेंट इस आवाम से टैक्स ले रही है, बल्कि टैक्स ले नहीं रही है, लोगों का खून निचोड़ रही है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं, आप किसी भी आवाम से, आम आवाम से पूछे इस वक्त उनकी हालत ज़ार क्या है? कारोबार का हाल ये है इस वक्त कि जो लोगों की कुव्वत ख़रीद है महंगाई की वजह से वो ख़त्म हो चुकी है। ताजिर तबका जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पर आ चुका है ना, लोगों के अपने अखराजात निकालना मुश्किल हो गया है। तो खुदारा हमारे हुक्मरान होश के नाखून लें, ठीक है ना, आवाम का सोचें, अपना ना सोचें, आवाम का सोचें, क्योंकि हुक्मरान जो है वो एक मखसूस तबका है। ये है 24 करोड़ आवाम का मुल्क, ठीक है ना। जब तक आप सबको एक नज़र से नहीं देखेंगे, आप कितने भी बजट बना लें, कितने भी कानून बना लें, कितना भी कुछ कर लें, जब तक आप सबको एक नज़र से नहीं देखेंगे इस मुल्क में कभी भी बेहतरी नहीं आएगी। तो सबको जो है वो यकसा नज़र से देखने की जो अशराफिया है उनकी अयाशियों पर पाबंदी लगाई जाए, उनकी जो मराहत उन्हें हासिल होती हैं, हर साल उनमें इजाफा भी किया जाता है, बढ़ावा भी होता है, उन पर जो है वो उनमें कमी लाई जाए और आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। आप ये बताइएगा कि क्या तवक्कुआत हैं जो आइंदा माली बजट साल का जो बजट है आइंदा चंद रोज़ में पेश होंगे? हमारी तवक्कुआत तो ये है कि जो हम पे मज़ीद टैक्सेस का बोझ है जो हम नहीं उठा सकते उनको ख़त्म किया जाए, उनसे हमें ज़ीरो किया जाए, हमें आज़ादी दी जाए, हमारे को इस परेशानी से निकाला जाए, क्योंकि कारोबारी पोजीशन बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, सब परेशान हाल है और सब बहुत मुश्किल में है। ना जाने लोग कर्जदार हो गए हैं, कोई दुकानें बेच रहा है, कोई दुकान किराए वाले तो दुकान किराया छोड़ रहे हैं। इस हिसाब से मुल्क की जो हालात है, जो आवाम के बीच में हम रहकर महसूस कर रहे हैं, हर शख्स परेशान है। हमारी तमन्ना ख्वाहिश ये है कि तमाम टैक्सेस ख़त्म किए जाएँ, जो खाने पीने की अशियाओं पर हैं, जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशियाओं पर है, वो चीज़ ख़त्म कर। तो IMF की डिक्टेशन बन रहा है, IMF तो आम आवाम को रिलीफ नहीं। फिर तो आवाम के लिए तो कुछ नहीं, और आवाम मर जाएगी तो गवर्नमेंट तो आवाम से है ना, गवर्नमेंट आवाम से है। जब आवाम नहीं तो गवर्नमेंट नहीं, जब आवाम नहीं तो गवर्नमेंट नहीं, फिर किस पे गवर्नमेंट होगी? फिर IMF किस पे हुकूमत करेगा जब आवाम में बाकी नहीं रहेगी? तो हमारी तो ख्वाहिश है कि आवाम को ज़िंदा रखा जाए। देखिए जी, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी, शदीद जो है वो कारोबारी अफराद जो है वो नाला दिखाई दे रहे हैं, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। उनके जो खर्चात हैं, जैसे जैसे बजट की तारीख करीब आ रही है तो उनके खर्चात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हर किसी ने ये उम्मीद बांधी हुई है कि हुकूमत जो है वो किसी न किसी तरह से जो सेल्स टैक्स है, उसके अलावा जो दीगर टैक्सेस हैं उनमें कमी लाए, और जो ताजरों की जानिब से, सनतकारों की जानिब से तजावीज़ जो है वो दी जाती हैं, उन पर अमल पैरा होकर
होकर बजट की तैयारी में शामिल करके एक आवाम दोस्त ताजिर दोस्त बजट जो है वो उसे बनाया जाए। ताहम ये बजट जो है वो कितना ताजिर दोस्त होगा, आवाम दोस्त होगा, ये तो आइंदा चंद रोज़ में वाज़ेह हो जाएगा। ताहम ताजिरों की क्या तजावीज़ थी, उनके क्या खदशात है वो आपने सुने। हम मजीद आवाम से भी बात करेंगे कि आवाम की क्या उम्मीदें हैं, आवाम का क्या कहना है, आवाम की भी ज़बानी जानेंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं आइंदा जब वफाकी बजट पेश होने जा रहा है। अच्छा आप ये बताएँ कि कारोबार की क्या सूरत हाल है इस वक्त? सबसे पहले तो ये कारोबार तो आपके सामने सर देख ले, सारी जगह सन्नाटा है, कोई सूरत हाल नहीं है, हर बंदा परेशान है। आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी, कारोबार ख़त्म हो चुका है। कारोबार ऐसा हो गया, ज़ीरो हो गया, हर बंदा परेशान है, रो रहा है, कारोबार बिस्मिल्लाह ही नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं। जब बजट जब आ रहा होता है जहाँ सुनाई देती है बाज़गश्त बजट की कि भाई बजट आ रहा है, वफाकी बजट माली साल बराए 2026-27 आ रहा है, तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है? टैक्सेस की भरमार होगी या कोई रिलीफ की भी तवक्को? नहीं, रिलीफ तो कुछ भी नहीं मिलता। हर साल ये सिर्फ वादे किए जाते हैं कि हम रिलीफ दे रहे हैं, आवाम को रिलीफ के लिए कर रहे हैं, ये बजट और रिलीफ आवाम के लिए हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ महंगी हो रही है और जब नया बजट आएगा तो हर चीज़ और मज़ीद महंगी हो जाएगी। अब बंदा परेशान है, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई हालत नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है आपके सामने। मतलब दो वक्त खाने का बंदोबस्त करना भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर महाल हो चुका है, बहुत मुश्किल है। देखिए जी, इनके अपने गुफ्तगू से इनका कहना है कि कारोबार करना इस वक्त जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। हम मज़ीद जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे हमें कि आइंदा माली साल का जो बजट आने जा रहा है आइंदा चंद साल में, अगर खाने पीने की जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया उनमें टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाएगी आपकी? ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। पहले ही मुश्किल मुआशी हालात हैं, अगर मज़ीद टैक्सेस बढ़ते हैं तो कितना मुआशी हालात मुश्किल हो जाएंगे और मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगे। आटा 5 किलो जो है ना तकरीबन 700 रुपये का हो गया, पहले 500 रुपये का था, 200 रुपये मज़ीद बढ़ गए और मज़ीद महंगाई चल रही है और पेट्रोल में भी पैसे बढ़ गए। पहले 100 रुपये लीटर मिल रहा था, अब ये है कि 400 कुछ रुपये लीटर हो गया। और इसके अलावा जो है अपना पेट्रोल पर लीवीज़ तकरीबन 150 के करीब है। हुकूमत से की अपील करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की में जो टैक्स लिया जाता है उसमें कुछ कमी लाई जाए ताकि जो आम आदमी मोटरसाइकिल जिसके बाद वो अपनी सवारी बआसानी चला सके। जी बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगा कि कम से कम हो जाए, क्योंकि अब तो साइकिल लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि मोटरसाइकिल पे से सब जो है ना हटने वाले हैं कुछ टाइम बाद। आप नौजवान हैं, आपकी हुकूमत से मुतालबा करें कि नौजवानों के लिए कोई मंसूबा ऐसा लाया जाए ताकि नौजवान रोज़गार से लगें, उन्हें कोई बेहतर मौक़े मिलें। अच्छी बात है, हुकूमत को चाहिए नौजवानों के लिए कुछ करें, क्योंकि इस हालत में तो नौजवान कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। बस ये चाहिए महंगाई का बुरान कम करें ताकि नौजवान जो वो है वो आगे बढ़ सके। देखिए, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा, मुझे इस चीज़ का मालूम है, लेकिन ये है कि मैं इस चीज़ पर ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। और ये है कि जिसका रेंट का घर है और जैसे कि मेरा रेंट का घर है, बहुत सारी परेशानी है। फिर गवर्नमेंट जो में 7-7 महीने हो जाते हैं तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट हमारे को बोल रही है कि वो बोल रही है कि शिबा चेरी जो वज़ीर आज़म बना उसने बोला कि मैं जो ना आटा सस्ता करूँगा, चीनी सस्ती करूँगा, ये करूँगा, अगर नहीं करा तो जो ना मैं आवाम को जो ना ये कर दूँगा। अब उसने बोला मैं अपने कपड़े उतार देना, कपड़े उतारो ना, उसके कहाँ गई सारी ये लोग, आवाम की खाल उतर रही है, आवाम की पूरी खाल उतार दी इन लोगों ने। आवाम के कारोबारी अफराद के सनतकारों की आपने गुफ्तगू सुनी, सभी ने आइंदा माली साल के बजट के लिए वफाकी हुकूमत से उम्मीदें और तवक्को बांध रखी हैं। आवाम का कहना है कि आइंदा माली साल का वफाकी बजट आवाम दोस्त उसी सूरत हो सकता है जब रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, खाने पीने की अशिया, उसके साथ पेट्रोल, बिजली, गैस और दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतों में कमी वाक़ई होगी। अगर मज़ीद नए टैक्सेस लाए जाते हैं तो पहले से ही उनकी जो है वो महंगाई के बोझ ने कमर तोड़ रखी है और मज़ीद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। हुकूमत आइंदा माली साल के बजट में ऐसे इक़दाम उठाए ताकि बराह रास्त आवाम को रिलीफ मिले और उस महंगाई के तूफ़ान में कुछ सुख का सांस लें। अपने मेज़बान साजिद हुसैन आराई को कैमरामैन अब्बास अली के साथ इजाज़त दीजिए। आइंदा किसी और मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।